सुनसान स्कूल की दहशत। गांव कटपुरा का नाम सुनते ही लोगों के मन में एक सन्नाटा उतर आता था। ये गांव बाकी जगहों की तरह साधारण था। मिट्टी के कच्चे मकान, खेत खलिहान और चौपाल पर बैठे बुजुर्गों की बातें। लेकिन इस गांव के बीचों बीच एक ऐसी जगह थी जिसके पास से भी लोग जाने से डरते थे। पुराना सरकारी स्कूल। करीब 25 साल पहले ये स्कूल बच्चों की पढ़ाई की जगह हुआ करता था। सुबह सुबह घंटी बजती, मास्टर जी की आवाज गूंजती और बच्चे भागते भागते कक्षाओं में पहुंच जाते। लेकिन अचानक एक दिन स्कूल हमेशा के लिए बंद हो गया। कहा जाता है कि उस स्कूल में पढ़ने वाली एक बच्ची अनामिका रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। सुबह स्कूल आई थी लेकिन घर वापस नहीं पहुंची। पुलिस आई, गांव वाले इकट्ठा हुए, लेकिन न तो उसका कोई सुराग मिला और न ही उसकी लाश। तब से लोगों ने मान लिया कि स्कूल पर एक अभिशाप है। धीरे धीरे स्कूल खाली हो गया, बच्चे दूसरे गांवों के स्कूलों में जाने लगे। इमारत धीरे धीरे खंडहर में बदल गई। टूटी खिड़कियां, छत से झूलते पंखे और कक्षाओं में पड़ी जंग लगी बेंचें। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि रात होते ही उस स्कूल से बच्चों की चीखें सुनाई देती हैं। कभी खिड़की पर कोई साया दिखता, कभी घंटी अपने आप बजती। गांव के ही 4 दोस्त। अर्जुन सबसे साहसी लेकिन अंदर से डरपोक। निखिल हास्यप्रिय पर दिल से डर से कांपता। रिया संवेदनशील और थोड़ी जिज्ञासु। साक्षी हिम्मत वाली और तर्क करने वाली। अक्सर इस स्कूल के किस्से सुनते रहते। एक दिन चौपाल पर बैठे बूढ़े हर इराम काका ने कहा, बच्चों, उस स्कूल की तरफ पैर भी मत बढ़ाना। वहाँ अब भी अनामिका की आत्मा भटकती है। जो भी गया लौटकर नहीं आया। निखिल हंसते हुए बोला, काका, ये सब कहानियां हैं। असली भूत प्रेत थोड़े ही होते हैं। लेकिन रिया ने धीरे से कहा, पर सुना है कि कई बार लोगों ने वहाँ चीखें सुनी हैं। साक्षी ने बीच में ही बात काटी, अगर हमें जानना है कि सच्चाई क्या है तो खुद देखना पड़ेगा। अर्जुन, जो आमतौर पर डरपोक माना जाता था, उस दिन सबसे पहले बोला, हाँ, हम आज रात चलेंगे, टॉर्च लेंगे, मोबाइल लेंगे और पता करेंगे कि स्कूल में असली भूत है या सिर्फ अफवाह। उस दिन रात को चारों अपने अपने घर से चुपके से निकले। आसमान में चांद बादलों से ढका था और गांव की पगडंडी पर हल्की हल्की धुंध फैल रही थी। स्कूल की ओर बढ़ते हुए जैसे जैसे वे करीब पहुंचते, सन्नाटा और गहरा होता जा रहा था। आसपास झींगुरों की आवाज भी अब डरावनी लगने लगी थी। गेट तक पहुंचते ही सबके कदम अपने आप धीमे हो गए। गेट जंग खाए लोहे का बना था जिस पर जाले लटक रहे थे। जैसे ही अर्जुन ने उसे धकेला, चर्र चर्र की डरावनी आवाज पूरे गांव के सन्नाटे को चीरती हुई गूंज उठी। अंदर जाते ही रिया ने कांपते हुए कहा, मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है। निखिल हंसी में टालने की कोशिश करते हुए बोला, अगर कोई देख रहा है तो वो बस पेन पर बैठी उल्लू मैडम होंगी। लेकिन उसकी आवाज में भी डर साफ झलक रहा था। स्कूल का बरामदा अंधेरे में डूबा था। छत से लटकते जाले, फर्श पर फैली धूल और कोनों में दौड़ते चूहे माहौल को और डरावना बना रहे थे। दीवारों पर बच्चों की पुरानी लिखाएं अब भी साफ झलक रही थी। गुड मॉर्निंग सर, आई लव माई इंडिया। लेकिन उसके बीच एक जगह किसी ने खून जैसे लाल रंग से लिखा था, यहाँ मत आना। साक्षी टॉर्च घुमाते हुए बोली, देखा, किसी ने डराने के लिए जानबूझकर लिखा है। तभी अचानक बगल की कक्षा का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। सब एकदम से ठिठक गए। रिया चीखने ही वाली थी कि अर्जुन ने उसका मुंह दबा दिया और धीरे से फुसफुसाया, शांत रहो, पहले देखते हैं। चारों धीरे धीरे उस बंद दरवाजे के पास पहुंचे। अर्जुन ने टॉर्च अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन खिड़की पूरी तरह टूटी हुई थी और अंदर सिर्फ अंधेरा फैला था। अचानक अंदर से हूँ जैसी बच्चों की हंसी गूंजी। रिया डरकर पीछे हट गई। निखिल बोला, किसी ने हमारे साथ मजाक किया है, चलो वापस चलते हैं। लेकिन साक्षी ने सख्ती से कहा, नहीं, हम यहाँ सच पता करने आए हैं। एक दरवाजा बंद होने और हंसी की आवाज सुनकर भाग जाएंगे तो गांव वाले हंसेंगे हम पर। अर्जुन ने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, आज रात हम पूरा स्कूल देखेंगे, फिर फैसला करेंगे कि यहाँ भूत है या नहीं। चारों दोस्त डरते डरते आगे बढ़े। टूटी खिड़कियों से आती चांदनी दीवारों पर ऐसे साए बना रही थी जैसे कोई उन पर नजर रख रहा हो। कभी दरवाजा अपने आप चर्र की आवाज करता, कभी हवा से कोई पुरानी कॉपी उड़कर गिर जाती। उनके दिल की धड़कनें अब तेज हो चुकी थी, लेकिन असली डर उन्हें अब तक महसूस नहीं हुआ था, क्योंकि वो तो अभी शुरू होने वाला था। चारों दोस्त अब तक सिर्फ बाहर का बरामदा और टूटी फूटी खिड़कियां देख चुके थे, लेकिन जैसे जैसे वे स्कूल के अंदर गहराई में जाने लगे, माहौल और भी रहस्यमय हो गया। स्कूल का गलियारा लंबा और अंधेरे से भरा था।
टॉर्च की रोशनी जैसे ही दीवारों पर पड़ती, पुराने पोस्टर और बच्चों की बनाई ड्राइंग्स झिलमिलाती दिखाई देती। कुछ पोस्टर तो ऐसे लग रहे थे जैसे बच्चों ने डरावने चेहरे बनाकर टांग दिए हों। रिया ने कांपते हुए कहा, ये ड्राइंग्स देखो, सबके चेहरे टेढ़े मेढ़े और बिना आंखों के क्यों हैं? निखिल ने हंसी का ढोंग करते हुए जवाब दिया, अरे बच्चों ने मस्ती में बना दिए होंगे, इतना डरने की क्या जरूरत है। लेकिन उसकी आवाज में कांपाहट साफ झलक रही थी। अचानक पीछे से एक दरवाजे में ठक ठक की आवाज हुई। सब रुक गए। साक्षी ने टॉर्च घुमाई। दरवाजा थोड़ा सा हिला, जैसे कोई अंदर से खींच रहा हो। अर्जुन धीरे से आगे बढ़ा और हाथ रखते ही दरवाजा अपने आप चर्रर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर एक पुरानी कक्षा थी। कक्षाएं सूनी थी, बेंचों पर मोटी धूल की परत जमी हुई थी। ब्लैकबोर्ड पर अब भी आधी मिट चुकी सफेद चौक से लिखा था, गुड मॉर्निंग बच्चों। लेकिन उसके नीचे किसी ने खून जैसे लाल रंग से 2 शब्द और लिखे थे, मत आना। रिया का गला सूख गया। उसने धीरे से कहा, ये किसने लिखा होगा? साक्षी ने टॉर्च घुमाई तो ब्लैकबोर्ड के पास एक छोटी सी परछाई दिखी। वो बेंच पर बैठी थी और हिल-डुल रही थी। निखिल ने घबराकर कहा, कौन है वहाँ? उस परछाई ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। टॉर्च की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। वो एक छोटी बच्ची का चेहरा था, लेकिन आंखें पूरी काली। उसकी मुस्कान मासूम नहीं, खौफनाक थी। अचानक उसने बच्चों जैसी हंसी में कहा, मैंने तो कहा था मत आना। चारों के रोंगटे खड़े हो गए। रिया चीखने लगी। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा और सब कक्षा से बाहर भागे। लेकिन जैसे ही वे बाहर आए, उन्हें लगा गलियारा पहले से लंबा हो गया है। जहां से वे आए थे वहां अब सिर्फ अंधेरा था, और अंधेरे से कदमों की आवाज आ रही थी, ठक ठक ठक। साक्षी ने हिम्मत करके चिल्लाया, कौन है वहाँ? सामने आओ। लेकिन सामने कोई नहीं आया, बल्कि चारों ओर से बच्चों की हंसी गूंजने लगी। हा, तुम फंस गए, तुम फंस गए। टूटी खिड़की और साया। अर्जुन ने अचानक देखा कि बाईं तरफ की खिड़की से चांदनी आ रही है। वो बोला, भागो, उधर से बाहर निकल सकते हैं। सब खिड़की की तरफ भागे। लेकिन जैसे ही वे खिड़की के पास पहुंचे, वहां कांच पर किसी ने हथेली से खून सना निशान बना रखा था, और खिड़की के उस पार एक काला साया खड़ा था। उस साये की आंखें लाल जल रही थी। वो खिड़की के बिल्कुल पास आकर बोला, तुम अब यहीं रहोगे हमेशा के लिए। अचानक स्कूल की घंटी अपने आप टन 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 बजने लगी। वो आवाज इतनी तेज थी कि चारों ने अपने कान दबा दिए। फिर गलियारे में दरवाजों पर एक साथ दस्तक होने लगी। हर दरवाजा, हर खिड़की, हर दीवार से आवाज गूंजने लगी, ठक ठक ठक, मानो पूरा स्कूल जिंदा हो गया हो और उन्हें निगल लेना चाहता हो। चारों अब समझ चुके थे कि यह कोई साधारण जगह नहीं, बल्कि मौत का फंदा है। दस्तक की आवाजें अचानक रुक गईं। चारों दोस्त बुरी तरह कांप रहे थे। गलियारे का सन्नाटा अब और भी भयावह लग रहा था। अर्जुन ने हिम्मत करके कहा, हमें यहाँ रुकना नहीं चाहिए, जल्दी कोई रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, बाईं ओर का दरवाजा अपने आप चर्रर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे बरसों से बंद कमरे को किसी ने अचानक खोल दिया हो। चारों ने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। ये वही कक्षा थी जहां कभी बच्चे बैठकर पढ़ाई करते थे। दीवारों पर अब भी पुराने चार्ट लगे थे, आ ई। लेकिन कई जगह खून जैसे धब्बे थे, जिनमें से कुछ अब भी ताजा लग रहे थे। ब्लैकबोर्ड पर फिर वही शब्द लिखे थे, मत आना। लेकिन इस बार उसके नीचे और भी कुछ लिखा था, जैसे किसी ने जल्दी जल्दी खुरच कर लिखा हो, मैं यहाँ हूँ। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने डरते डरते कहा, ये बच्ची की लिखावट जैसी लग रही है। साक्षी ने टॉर्च घुमाई तो कक्षा के कोने में फिर वही परछाई दिखी। वो इस बार चुपचाप बैठी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। अर्जुन ने घबराकर कहा, कौन है वहाँ? सामने आओ। धीरे धीरे वो परछाई उठी। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही साफ दिखा कि वो एक छोटी बच्ची का आकार था। उसकी फ्रॉक फटी हुई थी, पैरों पर मिट्टी और खून के निशान थे। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था मत आना। बच्चों की हंसी। इतना कहते ही पूरी कक्षा में बच्चों की हंसी गूंज उठी, पर वहाँ कोई नहीं था। हंसी हर कोने से आ रही थी, बेंचों के नीचे से, खिड़कियों से, ब्लैकबोर्ड के पीछे से। निखिल ने घबराकर कहा, ये सब मेरी समझ से बाहर है, चलो यहाँ से। लेकिन दरवाजा अचानक धड़ाम से बंद हो गया। अब वे चारों कक्षा के अंदर फंस चुके थे। अचानक ब्लैकबोर्ड पर खुद ब खुद चौक चलने लगी। कोई अदृश्य हाथ लिख रहा था, मुझे ढूंढो, मैं यही हूँ। अगर मुझे नहीं मिला तो तुम सब यही रहोगे। चारों के पैरों तले जमीन खिसक गई।
रिया कांपती आवाज में बोली, शायद ये वही बच्ची है जो गायब हुई थी, अनामिका। तभी बेंचें अपने आप हिलने लगी, कुछ तो एक दूसरे से टकराकर गिर पड़ी। आवाज इतनी डरावनी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर बंद कैदियों को छुड़ाने की कोशिश कर रहा हो। साक्षी ने हिम्मत करके चिल्लाया, तुम हमसे क्या चाहती हो? तभी परछाई पास आकर रुक गई। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और होठों से खून टपक रहा था। उसने धीरे से फुसफुसाकर कहा, मेरा खेल का मैदान देखो। खुला हुआ दरवाजा। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। गलियारे से बाहर निकलते ही चारों ने देखा कि सामने का रास्ता अब मैदान की ओर जा रहा था। जहां कभी बच्चे खेला करते थे, अब वहां गहरी धुंध फैली थी और बीचों बीच मिट्टी थोड़ी सी उखड़ी हुई थी, जैसे किसी ने हाल ही में वहां कुछ दफनाया हो। मैदान की धुंध में कदम रखते ही चारों दोस्तों की सांसें तेज हो गई। ठंडी हवा इतनी डरावनी थी मानो किसी ने उनकी गर्दन पकड़ ली हो। अर्जुन ने धीरे से कहा, ये वही जगह है जहां उस परछाई ने हमें आने को कहा था। लेकिन क्यों? साक्षी ने मिट्टी की ओर देखा। वाकई ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हाल ही में यहाँ खुदाई की हो। लेकिन तभी अचानक मैदान के कोने से एक दरवाजे पर लगी चर्रर की आवाज आई। वो दरवाजा हेडमास्टर के ऑफिस का था। कमरे का दरवाजा आधा टूटा हुआ था। जैसे ही उन्होंने धक्का दिया, वो अपने आप खुल गया। अंदर घुप्पर अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में मेज पर बिखरी पुरानी कॉपियां और धूल से ढकी फाइलें नजर आई। कमरे की दीवार पर हेडमास्टर की एक काली सफेद तस्वीर टंगी थी। उसकी आंखें धुंधली होकर भी ऐसे लग रही थी जैसे चारों को घूर रही हो। रिया कांपते हुए बोली, मुझे लग रहा है ये जगह और भी डरावनी है। अर्जुन ने मेज पर रखी एक मोटी फाइल उठाई। उस पर मोटे अक्षरों में लिखा था, अनामिका वर्मा केस हिस्ट्री। सब एक दूसरे को देखने लगे। अर्जुन ने फाइल खोली। अंदर कुछ पन्ने थे जिनमें लिखा था कि अनामिका नाम की बच्ची 25 साल पहले अचानक स्कूल से गायब हो गई थी। पुलिस ने खोजबीन की लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। गांव वालों ने कई तरह की बातें फैलानी शुरू कर दी। किसी ने कहा वो कुएं में गिर गई, किसी ने कहा उसे कोई पागल मास्टर उठाकर ले गया, और कुछ लोगों का कहना था कि उसे स्कूल के ही खेल के मैदान में दफना दिया गया। फाइल के बीच एक पुराना पीला पड़ा कागज रखा था। उस पर हाथ से लिखा था, जो भी इस केस की जांच करेगा उसे सच्चाई पता चलेगी। लेकिन सावधान, अनामिका की आत्मा चैन से सोना नहीं चाहती। वह किसी का इंतजार कर रही है। निखिल ने डरते हुए कहा, मतलब उसकी आत्मा अब भी यही है और वो हमें क्यों बुला रही है? साक्षी ने गंभीरता से कहा, शायद उसका कोई अधूरा राज है, कोई ऐसा सच जो दबा दिया गया। अचानक खिड़की पर किसी ने जोर से दस्तक दी, ठक ठक ठक। सबके हाथ से फाइल गिर गई। अर्जुन ने टॉर्च खिड़की पर डाली तो बाहर धुंध में वही छोटी परछाई खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने धीरे से कहा, तुमने मेरी फाइल पढ़ ली, अब तुम्हें मुझे ढूंढना होगा। जैसे ही सब डरकर पीछे हटे, कमरे का ब्लैकबोर्ड अपने आप भरने लगा। खून जैसी लाल लिखावट से शब्द उभरने लगे, खेल का मैदान, गड्ढा, मेरी हड्डियां। रिया की चीख निकल गई, हे भगवान, इसका मतलब वो सचमुच यही दबाई गई थी। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। सबकी सांसें धुएं जैसी निकलने लगी। कुर्सियां अपने आप खिसकने लगी। दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। परछाई अब कमरे के अंदर थी। उसकी धीमी लेकिन डरावनी आवाज गूंजी, मेरे बिना ये स्कूल अधूरा है, मुझे बाहर निकालो, नहीं तो तुम सब यहीं सड़ जाओगे। कमरे की दीवारें मानो कराह रही थीं। ठंडी हवा इतनी तेज हो गई थी कि ब्लैकबोर्ड पर लिखे शब्द मिटते मिटते और गहरे हो गए। अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा, अगर ये सच है तो हमें अनामिका की आत्मा को बाहर निकालना होगा। लेकिन कैसे? परछाई चुपचाप ब्लैकबोर्ड के पास खड़ी थी। उसकी काली आंखों से आंसू की जगह खून की धार बह रही थी। अचानक खिड़की के शीशे लाल हो गए, मानो किसी ने बाहर से पूरे शीशे पर खून मल दिया हो। खून की बूंदें टपक टपक कर फर्श पर गिरने लगी। रिया चीख उठी, हमें यहाँ से निकलना होगा अभी। लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। निखिल ने जोर से खींचा पर दरवाजा हिला तक नहीं। कमरे की दीवार पर अचानक दर्जनों परछाइयां उभर आई। वो सब छोटे बच्चों की आकृतियां थीं। उनके हाथ में किताबें थीं, लेकिन चेहरों पर सिर्फ काली धूल। साक्षी ने डरते हुए फुसफुसाया, ये कौन है? परछाई, अनामिका ने जवाब दिया, ये सब मेरे साथ गायब हुए थे। किसी ने कभी इन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की। अचानक वो सब परछाइयां दीवार से निकलकर चारों दोस्तों के चारों ओर घूमने लगी। घड़ी ने 12 बजाए। जैसे ही अंतिम घंटी बजी, पूरा स्कूल हिल गया। फर्श से धुआं उठने लगा।
ब्लैकबोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया, बाहर मत जाओ वरना मौत साथ जाएगी। अर्जुन ने जोर से कहा, अगर हम बाहर नहीं जा सकते तो हमें मैदान जाना होगा, वहीं वो गड्ढा है। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, दरवाजा अचानक अपने आप खुल गया। बाहर का गलियारा बिल्कुल सुनसान था, सिर्फ उनकी परछाइयां जमीन पर फैल रही थी। लेकिन अजीब ये था कि उनकी परछाइयों की आंखें चमक रही थीं। निखिल बड़बड़ाया, ये हमारी परछाइयां जिंदा हैं। सब धीरे धीरे गलियारे से मैदान की तरफ बढ़े। हर कदम पर दीवार से खून की बूंदें टपकती, पीछे बच्चों की हंसी और चीखें गूंजती। जैसे ही वो मैदान में पहुंचे, धुंध और गहरी हो गई। गड्ढा साफ नजर आ रहा था। परछाई ने उनकी ओर इशारा किया, मुझे यहाँ से निकालो, तभी ये स्कूल शांत होगा। रिया रोते हुए बोली, लेकिन अगर हमने ये गड्ढा खोला तो क्या निकलेगा? सिर्फ हड्डियाँ या कुछ और? साक्षी ने धीमे स्वर में कहा, शायद वही राज जिसे स्कूल ने इतने सालों से छुपा रखा है। मैदान के बीचों बीच अंधेरे में वो पुराना गड्ढा किसी खुले मुंह वाले राक्षस की तरह दिख रहा था। हवा में मिट्टी और सड़ांध की गंध फैली हुई थी। चारों दोस्त कांपते हाथों से पास पड़े लोहे के रॉड और लकड़ी के डंडे उठाकर मिट्टी हटाने लगे। हर बार पर जमीन से अजीब आवाज आती, मानो नीचे कोई सांस ले रहा हो। निखिल पसीने पसीने होकर बोला, ये आवाज कैसी है? नीचे कोई जिंदा है क्या? अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा, जिंदा नहीं, शायद कुछ और है। कुछ ही देर में मिट्टी हटाते हटाते एक पुराना लकड़ी का बक्सा नजर आया। बक्से पर लोहे की जंग लगी हुई पट्टियां थी और चारों ओर काले धागे बंधे थे, जैसे किसी ने उसे तांत्रिक तरीके से बंद किया हो। रिया कांपते हुए बोली, ये तो बंद है, शायद हमें नहीं खोलना चाहिए। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, बक्सा अपने आप चर्रर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर हड्डियां बिखरी पड़ी थी, लेकिन वो सिर्फ हड्डियां नहीं थी। उनके बीच एक गुड़िया रखी थी, जिसकी आंखें लाल चमक रही थी। साक्षी चीख पड़ी, गुड़िया, ये गुड़िया हिल रही है। अचानक बक्से से काली धुंध निकलकर ऊपर उठने लगी। वो धुंध धीरे धीरे एक लड़की का रूप लेने लगी। चेहरे पर गहरे घाव, बाल अस्त व्यस्त और आंखों से खून बहता हुआ। वो आवाज आई, मुझे आखिरकार आजादी मिली। पूरा मैदान कांपने लगा। पास की टूटी झूले की चेन अपने आप झंझना उठी। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, तुम अनामिका हो? आत्मा ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, हाँ, मैं वही अनामिका हूँ जिसे इस स्कूल ने मार दिया और फिर दफना दिया। उसने चारों तरफ हाथ फैलाए। जैसे ही उसने हवा को छुआ, मैदान में पड़े पत्थर अपने आप उड़ने लगे। निखिल कांपते हुए बोला, तुम्हें किसने मारा था? अनामिका की आंखें और लाल हो गईं। उसने इशारा किया स्कूल की इमारत की ओर और कहा, जिसने मुझे पढ़ाना था उसी ने मेरी जान ली। इस स्कूल का हेडमास्टर ही मेरा कातिल था। ये सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। अचानक आत्मा ने चारों दोस्तों को घेर लिया। उनकी सांसें तेज हो गईं, शरीर सुन्न पड़ने लगा। रिया चीख पड़ी, नहीं, हमें छोड़ दो। अनामिका की ठंडी कांपती आवाज गूंजी, अब तुम सब भी मेरी दुनिया का हिस्सा बनोगे। उसके कहते ही मैदान की जमीन और गहरी दरारों में बदल गई। चारों दोस्तों के पैरों के नीचे की मिट्टी धंसने लगी। मैदान की जमीन गहराई तक कांप रही थी। चारों दोस्तों के पैरों के नीचे दरारें चौड़ी होती जा रही थी। जैसे ही उन्होंने भागने की कोशिश की, अदृश्य हाथों ने उनके पैरों को पकड़ लिया। निखिल चीख उठा, मुझे कोई खींच रहा है, छोड़ो। लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ काली धुंध के बीच से हड्डियों जैसे हाथ निकल रहे थे और धीरे धीरे उन्हें जमीन में खींचते जा रहे थे। रिया और साक्षी ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया, पर उनके चारों ओर बच्चों की परछाइयां खड़ी थीं। वो सब हंस रहे थे, एक ऐसी हंसी जो सीधे दिल को जमा देती थी। अनामिका हवा में तैर रही थी। उसकी आवाज गूंजी, अब तुम सब कभी बाहर नहीं जा पाओगे। तुम्हें वही भुगतना होगा जो मैंने झेला था। उसके इशारे पर बच्चों की परछाइयां चारों दोस्तों के शरीर में घुसने लगी। उनकी आंखें अचानक सफेद हो गईं, सांसें टूट टूट कर भारी हो गईं। अर्जुन ने पूरी ताकत से चिल्लाते हुए कहा, हमें छोड़ दो, हम निर्दोष हैं। लेकिन उसकी आवाज अंधेरे में दबकर खो गई। धीरे धीरे उसकी चीख कराह में बदल गई। फिर अचानक सन्नाटा छा गया। मैदान खाली था। न तो अर्जुन, न रिया, न निखिल और न ही साक्षी कहीं दिखाई दिए। अगली सुबह गांव के कुछ लोग स्कूल के पास आए। मैदान की मिट्टी बिल्कुल नई सी खुदी हुई लग रही थी, लेकिन वहां इंसानों का कोई निशान नहीं था। बस चारों दोस्तों का मोबाइल और एक डायरी मैदान के किनारे पड़ी थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर कोई ये पढ़ रहा है तो इस स्कूल में मत आना। यहाँ जो फंसता है वो कभी वापस नहीं लौटता।
रात ढलते ही स्कूल की टूटी खिड़कियों पर अब सिर्फ एक परछाई नहीं बल्कि 5 परछाइयां दिखाई देने लगी। अनामिका के साथ अर्जुन, निखिल, रिया और साक्षी भी अब उसी अंधेरे का हिस्सा बन चुके थे। गांव वालों ने डरकर स्कूल को घेर लिया, दरवाजों पर ताले लगा दिए, तांत्रिकों से पूजा करवाई। लेकिन हर आधी रात चीखें और बच्चों की हंसी वामें गूंज रही थी। गांव में लगातार हो रही अजीब घटनाओं से लोग सहम चुके थे। चारों दोस्तों के गायब होने के बाद किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो स्कूल के पास भी जाए। लेकिन उस शाम एक बूढ़ा आदमी लाठी के सहारे चलता हुआ पंचायत के चौपाल पर पहुंचा। वो था रामस्वरूप मास्टर, जो सालों पहले उसी स्कूल में पढ़ाया करता था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, आंखों में थकान थी, लेकिन उसकी नजरें गहरी और डरावनी यादों से भारी थी। बूढ़े मास्टर की चुप्पी टूटती है। पंचायत में बैठे लोग उसे देखते ही खड़े हो गए। किसी ने कहा, रामस्वरूप मास्टर, आप तो जानते हैं ना इस स्कूल में क्या है, हमें सच बताए। कुछ देर तक सन्नाटा रहा। फिर मास्टर ने भारी आवाज में कहा, तुम सबको जानना ही है तो सुनो। इस स्कूल की नींव खून पर रखी गई थी। सालों पहले जब ये स्कूल नया नया बना था, तब गांव के बच्चे बड़े उत्साह से पढ़ने आते थे। अनामिका उनमें सबसे होनहार थी, तेज दिमाग, मासूम चेहरा और हमेशा पहली आने वाली लड़की। लेकिन हेडमास्टर धर्मवीर सिंह उसे पसंद नहीं करता था, क्योंकि अनामिका उसकी चालबाजी पकड़ लेती थी। धर्मवीर स्कूल की सरकारी मदद का पैसा खा जाता और अनामिका अक्सर मास्टरों से सवाल पूछ बैठती। एक दिन अनामिका ने उसकी चोरी पकड़ी और गांव में जाकर सबको बताया। धर्मवीर आग बबूला हो गया। खूनी रात। मास्टर रामस्वरूप की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, उस रात बड़ी बारिश हो रही थी। धर्मवीर ने अनामिका को स्कूल बुलाया, कहा कि उसे इनाम मिलेगा, लेकिन वहां उसने उसकी हत्या कर दी। पूरा चौपाल सन्न रह गया। बूढ़े मास्टर की आवाज कांप रही थी। उसने उसकी लाश को स्कूल के मैदान में दबा दिया और ऊपर से गड्ढा मिट्टी से भर दिया। लेकिन अनामिका की आत्मा चैन से नहीं सो पाए। उसे इंसाफ चाहिए था और अब भी चाहिए। लोगों की सिहरन। गांव वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी ने धीरे से कहा, तो क्या उन 4 बच्चों की मौत उसी आत्मा ने ली? रामस्वरूप मास्टर ने गहरी सांस ली। नहीं, उसने उनकी आत्मा को बांधा है। अनामिका अकेली नहीं रहना चाहती थी। वो चाहती है कि जिसने उसकी मौत देखी, जिसने उसकी चीखें अनसुनी की, सब उसी के साथ अंधेरे में फंसे। एक जवान लड़का खड़ा हुआ और बोला, अगर ये सच है तो हमें कुछ करना होगा, वरना कल हमारे और बच्चे भी उस स्कूल की भेंट चढ़ जाएंगे। रामस्वरूप मास्टर ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, इसे रोका जा सकता है, लेकिन आसान नहीं है। हमें अनामिका की आत्मा को उसका इंसाफ दिलाना होगा। धर्मवीर सिंह की सच्चाई सबके सामने लानी होगी। रामस्वरूप मास्टर ने गांव के कुछ बहादुर युवकों को इकट्ठा किया। उनका मिशन था स्कूल में जाकर चारों दोस्तों की परछाइयां ढूंढना और अनामिका की आत्मा का सच उजागर करना। युवकों में थे अजय साहसी और तेज दिमाग, मोहित जिज्ञासु और सतर्क, नैना धैर्यवाली और समझदार, सौरभ थोड़ा डरपोक लेकिन दिल से बहादुर। रात का सफर। रात का समय था। चांद बादलों में छुपा हुआ था। हवा में ठंडक और अजीब सी खुशबू थी। युवक धीरे धीरे स्कूल की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने गेट पार किया, चारों ओर खामोशी का माहौल था। मोहित ने फुसफुसाया, मुझे डर लग रहा है, मानो कोई हमें देख रहा हो। अजय ने उसकी ओर देखा और कहा, डरेंगे नहीं, हमें सच जानना है। चारों बच्चों की आत्मा हमारी मदद करेगी। जैसे ही वे कक्षा में पहुंचे, वहां बिखरी पुरानी बेंचों और ब्लैकबोर्ड के बीच चारों दोस्तों की परछाइयां दिखाई दी। परछाइयां स्थिर नहीं थीं, वे हवा में तैर रही थीं और बार बार वही डरावनी हंसी गूंज रही थी। नैना ने धीरे से कहा, ये वही लोग हैं जो गायब हुए थे, अर्जुन, रिया, निखिल और साक्षी। सौरभ कांपते हुए बोला, क्या हमें उनके पास जाना चाहिए? अजय ने हिम्मत दिखाई, हमें उन्हें ढूंढना ही होगा। शायद उनकी आत्मा अब भी इंसाफ चाहती है। अनामिका की प्रकट आत्मा। जैसे ही वे चारों दोस्तों की परछाइयों के पास पहुंचे, अनामिका की आत्मा अचानक सामने आ गई। उसकी आंखें काली और लाल धब्बों से सजी थी। वो बोली, तुम्हें मुझे इंसाफ दिलाना होगा, तभी ये स्कूल शांत होगा। मोहित ने हिम्मत करके पूछा, तुम्हें इंसाफ कैसे मिलेगा? अनामिका की हंसी डरावनी थी लेकिन स्पष्ट। धर्मवीर सिंह को सबके सामने सजा मिलनी चाहिए, फिर मेरी आत्मा चैन से सो सकेगी। सांसों की तेजी और डर। युवकों के दिल तेजी से धड़कने लगे। चारों दोस्तों की परछाइयां धीरे धीरे उनके चारों ओर इकट्ठा होने लगी। उनकी आंखों में दर्द और अपार उम्मीद झलक रही थी। नैना ने धीरे कहा, हमें अभी स्कूल की फाइलें और सबूत ढूंढने होंगे,
तभी हम सच सबके सामने ला पाएंगे। सौरभ ने कांपते हुए सिर हिलाया। अगर ये गलती से भी धर्मवीर तक पहुंच गया तो वो हमें भी खत्म कर सकता है। शुरुआत। अजय ने टॉर्च चमकाए और पुराने हेडमास्टर के ऑफिस की ओर इशारा किया। हमें वही सबूत ढूंढने हैं, तुम लोग तैयार हो? सभी ने धीरे धीरे सिर हिलाया और जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, स्कूल की दीवारें और फर्श अपने आप चर्रर की आवाजें निकालने लगे। लिखता हूँ। युवकों ने हिम्मत करके हेडमास्टर के पुराने ऑफिस की ओर कदम बढ़ाए। कमरा धूल और पुरानी फाइलों से भरा हुआ था। दीवारों पर टंगी तस्वीरों में धर्मवीर सिंह की तस्वीरें थीं, जिनकी आंखें अब भी ऐसा लग रही थी जैसे वो चारों को घूर रही हो। नैना ने धीरे धीरे पुरानी फाइल खोली। फाइल में स्कूल के पुराने रिकॉर्ड, फीस की किताबें और बच्चों के दाखिले के कागज थे। अजय ने देखा कि कुछ पन्नों में धर्मवीर के भ्रष्टाचार और अनामिका के खिलाफ उसकी धमकियां लिखी थीं। मोहित ने झट से देखा, एक फाइल में हेडमास्टर ने खुद लिखा था, अनामिका की मौत की जिम्मेदारी मुझे छोड़नी होगी, कोई भी नहीं जाने पाएगा। सौरभ कांपते हुए बोला, ये वही सबूत हैं जो हमें चाहिए। अब हम उसकी सच्चाई सबके सामने ला सकते हैं। जैसे ही सबूत मिल गए, अनामिका की आत्मा फिर सामने प्रकट हुई। उसकी आंखों में अब गुस्सा कम और उम्मीद ज्यादा दिख रही थी। वो धीरे धीरे बोली, अब सच सामने आएगा और मैं शांति से सो सकूंगी। चारों दोस्तों की परछाइयां भी उसके पास इकट्ठा हो गईं। उनकी आंखों में आभार और राहत झलक रही थी। युवकों ने गांव वालों के सामने फाइलें और सबूत रख दिए। धर्मवीर सिंह, जो अब भी गांव में रह रहा था, सामने खड़ा था। सबूत देखकर गांव वाले उसकी चालबाजियों और कुकर्मों से स्तब्ध रह गए। रामस्वरूप मास्टर ने कहा, अब न्याय होगा, अनामिका की आत्मा चैन से सो सकेगी। अंधेरा धीरे धीरे छटने लगा। अनामिका की आत्मा ने एक हल्की मुस्कान दी, फिर धीरे धीरे उसकी परछाई और चारों दोस्तों की परछाइयां हवा में मिलकर गायब हो गई। युवकों ने सांस ली। पूरा स्कूल अब शांत और सुनसान लग रहा था। रिया, अर्जुन, निखिल और साक्षी की परछाइयां अब नहीं थी, लेकिन गांव वाले जानते थे कि उनकी आत्माएं अब शांति और मुक्ति पा चुकी थी। रामस्वरूप मास्टर ने सभी को चेतावनी दी, स्कूल में अब भी अतीत की परछाइयां याद रखें, कभी भी लापरवाही न करें। अनामिका ने हमें सिखाया कि सत्य और न्याय ही सबसे बड़ी शक्ति है। गांव में सन्नाटा छा गया। सिर्फ दूर से रात की हवा में हल्की चीखें गूंजती थीं, लेकिन अब वे डरावनी नहीं थीं, बल्कि याद दिलाती थी कि सत्य और न्याय हमेशा जीतते हैं।